Assalamu alaikum everyone. Just checking if I'm live and you can hear me loud and clear. Okay. Seems like we are connected. Assalamu alaikum. Good morning, good evening, good night, wherever you are. I hope you're doing great and I hope that you will join me. एक स्पेशल रीज़न है कि मैं मेन प्रोफाइल से आज ये कर रही हूँ बिकॉज मैंने अभी हाल ही में प्री मैरिटल कोचिंग के ऊपर काफ़ी डिस्कशंस और काफ़ी बातें की और मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा नीड है टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स। तो मैंने सोचा जब मैं वेंसडे को फेसबुक लाइव करती ही हूँ तो उसमें कुछ आप लोगों को हेल्प कर सकूँ। तो मुझे किस बारे में बात करनी है? देखिए, आई हैव सैट विद हंड्रेड्स ऑफ कपल्स नाउ। बहुत से लोगों से मैं बात ज़बानी भी कर चुकी हूँ, चैट में उनकी बात भी सुन चुकी हूँ, इनबॉक्स मैसेजेस में उनकी बातें सुन चुकी हूँ। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल जेंडर्स हियर, चाहे वो इंगेज्ड हों, चाहे वो न्यूली मैरिड हों, चाहे उनकी शादी को 10 साल गुजर चुके हों, ज़्यादा अरसा गुजर चुका हो। और जो पैटर्न मैंने नोटिस किया है वो ये है कि द फाइट्स दैट कम अप इन 3 years, जो जिन चीज़ों पे लड़ाइयाँ नुमायाँ होती हैं 3 साल बाद, 4 साल, 5 साल बाद, 6 साल बाद, वो ऑलमोस्ट ऑलवेज उन सवालों पे बेस्ड होती हैं जो शायद पहले 3 महीने में हो जाने चाहिए थे, मुलाकात के पहले 3 महीने में हो जाने चाहिए थे। मैंने इसी वजह से 10 सवाल निकाले हैं। आई थिंक 7 में ऑलरेडी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, डायरेक्टली शेयर कर चुकी हूँ, बट मुझे लगा मुझे थोड़ा सा इसमें मज़ीद डेप्थ में जाना होगा, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी होंगी बिफोर यू अंडरस्टैंड कि ये सवाल क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, क्यों ज़रूरी हैं। तो टुडे आई वांट टू टॉक यू थ्रू the 10 questions that I think are necessary. The ones I see couples avoid, I would say नहीं सवाल करना चाहते लोग। मुझे भी प्रॉब्लम होती है ये इन सवालों में कभी, बट उसको तरीक़े से करना होता है क्योंकि इसमें बहुत अनकंफर्टेबल होना पड़ता है, सवाल करने वाले को भी, जवाब देने वाले को भी। एंड आप दोनों के बीच में, दोनों इन्वॉल्व पार्टीज़ के बीच में प्यार और मोहब्बत जितना भी हो, लेकिन अगर इमोशनल सेफ्टी नहीं होगी तो ये सवाल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है, क्यों अवॉइड करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछना? हम लोग क्यों अवॉइड करते हैं? वाई डू वी अवॉइड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि निकाह से पहले होने चाहिए? फोकस हमारा किस पे होता है ये भी बता दी चलो। सो instead of asking about finances, about boundaries, about family expectations, baby expectations, instead of talking about emotional needs, लोग किस चीज़ पे फोकस करते हैं ना? शुरू में वो फोकस करते हैं हनीमून पीरियड पे, रोमांस पे, फिल्मी रोमांस पे, केमिस्ट्री चेक हो रही होती है, वाइब्स चेक हो रही होती हैं, लुक्स पे बेस्ड होती हैं बहुत सारी बातें। और आम तौर से एक जुमला जो मैं बहुत सुनती हूँ वो है, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, वक्त लगेगा, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ, सो देसी कल्चर में डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस को नेगेटिवली लिया जाता है। वुड यू अग्री विद मी कि हमारे कल्चर, देसी कल्चर में, जहाँ जहाँ देसीज़ हैं, आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर लें, साउथ एशियन लोगों की बात कर लें, एक सर्टन झिझक होती है कि हम वो मुश्किल सवाल नहीं कर पाते बिकॉज उनको मुआशरा जो कि हम ही से बना है वो नेगेटिवली परसीव करता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ एज अ रिलेशनशिप कोच कि ये सवाल ना करने से कोई अच्छी पीस क्रिएट नहीं होती, सुकून क्रिएट नहीं होता, दिमागी सुकून नहीं आ जाता, उल्टा हिडन सरप्राइजेस मिलने लगते हैं। यू नो, वो हिडन सरप्राइजेस कोई प्लेजेंट सरप्राइजेस नहीं होते।
شادی کے بعد وہی سوال جو نہیں پوچھے تھے پہلے وہ ڈیلی کانفلکٹس کی شکل میں سامنے آ سکتے ہیں. آئی ہوپ یو آر فالوئنگ. کیا آپ کو are you guys relating to this؟ میں ایک دفعہ ادھر بھی چیک کر لوں تاکہ مجھے پتہ رہے کہ کوئی اگر مجھ سے سوال کر رہا ہے تو میں ساتھ ساتھ جواب بھی دیتی جاؤں. So let me turn the volume down. I want to engage with you all. ہاں جی اوکے. سو اگر آپ اس وقت موجود ہیں تو پلیز لائیو ناؤ ضرور ہیش ٹیگ کے ساتھ لگا دیجیے تاکہ مجھے بھی پتہ چلتا رہے. اینڈ تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ ان. سو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سوال جو ہے وہ ڈیلی کانفلکٹس بن جاتے ہیں. اکثر جملے جو میرے سامنے اپنے آپ سے مطلب ایک دوسرے کو لوگ بول رہے ہوتے ہیں اور اس میں خالی ٹون نیگیٹو نہیں ہوتا, وہ دکھی دکھ کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں کہ تم پہلے تو ایسے نہیں تھے, یا مجھے تو لگا کہ تم سمجھ جاؤ گی یا سمجھ جاؤ گے, یا یہ تو ہم نے کبھی ڈسکس نہیں کیا تو پھر اب کیوں اس بارے میں بات ہو رہی ہے. میں چاہتی ہوں ہم تھوڑا سا اس طرف بھی بات کریں کہ واٹ از دا ریئل کاسٹ آف ناٹ آسکنگ دیز کویسچنس. آپ کے خیال میں کیا ہے؟ واٹ از دا ریئل کاسٹ آف ناٹ آسکنگ دا ڈیفیکلٹ کویسچنس بفور نکاح. آپ کے نکاح سائن کرنے سے پہلے اگر آپ نے یہ مشکل سوال نہیں کیے تو اس کی کیا کاسٹ ہوگی؟ ہائی صدف, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. یا سو آپ پلیز کامنٹس میں مینشن کریں کیا کیا ہو سکتا ہے, واٹ از دا کاسٹ, کیا نقصان ہو سکتا ہے اگر ہم یہ ڈیفیکلٹ سوال شادی سے پہلے نہ کریں, یا جو اب بچیاں یا بچے شادی کرنے جا رہے ہیں ان کو نہ سکھائیں. واٹ از دا کاسٹ انوالوڈ؟ میرے دماغ میں بہت سارے جواب ہیں اس سوال کے, بٹ میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ انگیج کر رہے ہیں اس وقت, جو سن رہے ہیں مجھے, وہ ضرور بتائیں کہ ہارڈ کانورسیشنز کو اوائڈ کرنے سے نکاح سے پہلے آپ کو کیا کیا چیزیں بعد میں برداشت کرنی پڑتی ہیں. کوئی اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہو, ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں, خاندان میں, اپنے دوست احباب میں, اپنے جو آپ کا سرکل ہے, سوشل سرکل ہے, اس میں دیکھا ہو. ہیلو, تھینک یو فار بینگ ہیئر. اوکے, سو جو سب سے بڑی اور مشکل بات آ جاتی ہے, جو کہ 3 سال کی شادی گزر جائے تو نمایاں بھی ہو جاتی ہے, اور تقریباً 6 سال پہ یہ ہونے لگتا ہے کہ جی ہمیں کوئی پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے کیونکہ اب دل میں بہت زیادہ ریزنٹمنٹ آ گئی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایموشنل ڈسٹینس بڑھ جاتا ہے. فالوئنگ, ایموشنل ڈسٹینس بڑھ جاتا ہے. اگر آپ شادی سے پہلے کلیئرٹی نہیں لیں گے مشکل چیزوں کی, تو وہ نقصانات آپ کو بعد میں جھیلنے پڑیں گے. کلیئرٹی کیوں لینا ضروری ہے؟ تاکہ بعد میں پرابلمس نہ آئیں. کیا کلیئرٹی لینا ڈس رسپیکٹ بڑھاتا ہے؟ نو. اگر آپ کسی سے ڈیفیکلٹ کنورسیشن کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا ارادہ دوسرے کو ڈس رسپیکٹ کرنے کا ہے. بہت سمپل ہے کہ آپ شروع ہی تمہید یہ باندھتے ہیں کہ دیکھیں I want to start my marriage at the right step. میں چاہوں گا کہ میں اپنی شادی کو mindfully begin کروں. Right? So, for example, جو 10 چیزیں میں چاہتی ہوں کہ آپ لازمی کور کریں. ایک چیز ہوتی ہے جی پیسوں کے اوپر بات نہیں ہوتی, بالکل بھی نہیں ہوتی. اچھا اوکے, سو صدف نے ایک کامنٹ دیا ہے کہ جی جو پہلے ڈیسائیڈ ہوئی تھی وہ فالو نہیں ہوتی بعد میں. ایسا ہو جاتا ہے بیکاز آپ کے سرکمسٹانسز چینج ہوتے ہیں. لیکن اگر ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز نہ ہوں اور وہ پرومسز جھوٹے ہوں تو ڈسٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, اور آپ کو ایکشنز بتاتے ہیں, لوگوں کی باتیں نہیں, ان کی دے نیڈ ٹو واک دا ٹاک, ان کی باتیں نہیں, ان کے جو ایکچوئل ایکشنز ہیں, کام ہیں, وہ بتاتے ہیں, ان کے رویے آپ کو بتاتے ہیں. ہاں بیہیویئر غلط ہو سکتا ہے اور
उस बिहेवियर को भी पॉइंट आउट होना ज़रूरी है कि जी इज़ दिस अ गुड बिहेवियर दैट यू वांट टू कीप. बिकॉज हमारे यहाँ औरतें अपने आप को ना अबैंडन करती हैं. हमारे यहाँ औरतें आम तौर से वही सोच, उनके घर के बड़े भी यही बोलते हैं कि जी सब्र करो, एडजस्ट करो, बाद में वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा. लेकिन व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि वक्त के साथ गंदे पैटर्न्स फिक्स हो जाते हैं, वही पैटर्न्स रिपीट पे चलते हैं. शख्स को पता होगा कि वो रिपीट कर रहा है वही पैटर्न, बट वो शेमलेसली फिर रिपीट करते हैं. ठीक है. एंड इट डज नॉट हेल्प बिकॉज इमोशनल डिस्टेंस बहुत बढ़ चुका होता है. सो लोग रूममेट्स की तरह रहने लगते हैं. चंद सवाल जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पैसे पे कोई बात नहीं करता, और अगर बात करें तो लोग बुरा मान जाते हैं. एक तो एक बड़ी चीज़ जो हमारे माशरे में हो रही है, एंड आई डोंट नो इफ़ यू विल एग्री और नॉट, और बहुत से लोग इसमें ये भी कहते हैं कि जी तो तरीका ही यही है कि जी अगर लड़के वाले जो हैं वो लड़की वालों की तरफ जाएंगे. अक्सर मेरी जो पॉडकास्ट करते हैं फहद, वो भी यही कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो शादी जो है वो खाली लड़का लड़की की नहीं होती, ख़ानदानों की होती है. तो आई अग्री कि हाँ ख़ानदानों की होती है, लेकिन असल फैसला लड़का लड़की का ही होता है. और कभी भी आपकी अम्मी भाभी बहन जाके अगर आपका रिश्ता डाल रही हैं, ये मैं हजरात को बोल रही हूँ, अगर वो आपका रिश्ता डाल भी रही हैं तो वो आपको सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगी. वो उल्टा जाके उस लड़की को जज कर रही होंगी, वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रही होंगी. तो आपके और आपके शरीक हयात के जो भी अहम सवालात और गुफ्तगू होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी. और अगर नहीं हुई उस वक्त तो कम से कम एंगेजमेंट के पीरियड में ज़रूर होनी चाहिए. लेट्स गो टुवर्ड्स द 10 क्वेश्चंस जो मैं चाहती हूँ कि ज़रूर पूछे जाएं. आपने ये नहीं पूछना कि जी लड़का कितना कमाता है या लड़की कितना कमाती है. कमाना कभी ज़्यादा कभी कम हो सकता है, जॉब है आज नहीं है, बिजनेस अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, ये तो ऊपर नीचे हो सकता है. असल बात जो पैसे के बारे में पूछनी होती है वो होती है कि हाउ डू यू थिंक अबाउट इट. How do you think about money? What does money do for you? How does money facilitate our growth? ठीक है. इसी तरह दूसरी चीज़ इन लॉज के बारे में, वही इन लॉज जो आपके रिश्ते में बहुत खुश खुर्रम होकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके इवेंट्स भी प्लान कर रहे हैं, वेडिंग प्लान हो रही है, थीम डिसाइड हो रही है, आपके लिए बहुत एक्साइटेड है. अक्सर आप गिल्ट में आ जाएंगे कि अरे ये इतना बड़बड़ के कर रहे हैं तो मैं अपने आप को चुप कर लूँ, मैं वो सवाल ही ना करूं जिससे इनका दिल दुखे. सो एक अहम सवाल जो कि पहले ही हो जाना चाहिए वो ये है कि ये नहीं है कि जी मेरी अम्मी या मेरे अब्बू का मशवरा ज़्यादा अहम है, ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हारे अम्मा अब्बा का मशवरा उतना अहम नहीं होगा, हमारे घर में उनके अमल दखल नहीं होगा. ये बातें क्रूड वे में इस तरह नहीं करनी चाहिए. आप ज़रूर ये एक दूसरे से पूछें कि जी व्हाट डज लॉयल्टी टू फैमिली लुक लाइक इन प्रैक्टिस फॉर यू. आपके दिमाग में आपके आपके जो न्यूक्लियर फैमिली है, यानी लड़के के माँ बाप बहन भाई और लड़की के माँ बाप बहन भाई, दोनों से मैं बात करूँगी कि दोनों लड़का लड़की के लिए लॉयल्टी टू देयर फैमिली व्हाट डज इट लुक लाइक. बिकॉज अब आप दोनों के वो फैमिली नहीं है, अब आप दोनों एक फैमिली बनने जा रहे हो. तो पहले तो ये तय कर लें हु इज़ फैमिली. और इस फैमिली में जो आपकी न्यूक्लियर फैमिली और आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, वो आपकी लॉयल्टी उनकी तरफ क्या मायने रखती है. क्या आप मेरे राइट्स ख़त्म कर देंगे? क्या आप उनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे कि आपके लिए मेरी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी? सो ये बात तय होना बहुत ज़रूरी है. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम. यस, इवन ख़ानदानों में जो शादी होती है वो भी अच्छी तभी चलती है जब इंडिविजुअल्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो आपस में और उन्होंने अच्छे से बाउंड्रीज बनाई. ओके. सो इसमें ये भी शामिल है कि आप पेरेंट्स के दबाव में आके क्या बच्चे जल्दी पैदा करना चाहते हैं. सो टाइमिंग ऑफ व्हेन टू हैव बेबीज एंड बच्चा खाली पैदा कर देना इज नॉट द थिंग, राइट. पेरेंट बनना, पेरेंटिंग करना, आप पेरेंटिंग किस तरह से करना चाहेंगे, मैं पेरेंटिंग किस तरह से करना चाहूँगी, इस पे भी थोड़े से नोट्स एक्सचेंज होने चाहिए. बिकॉज आई कैन वेरी वेल सी जो कॉन्शियस पेरेंट्स हैं उनको ओल्ड स्कूल पेरेंटिंग स्टाइल से बहुत मसला होता है.
lived experience. Okay, so ये भी देखना ज़रूरी है कि ये कहना कि ये गलत है और ये सही है, ऐसे नहीं होता. हर बच्चा फ़र्क होता है, कोई बच्चा मैनुअल के साथ नहीं आता, और आपने अगर मेंटली रेडी हैं बच्चा पैदा करने के लिए, तब बच्चा पैदा करना है. इसलिए नहीं करना कि अम्मी की ख्वाहिश है या अब्बू की ख्वाहिश है या कोई जल्दी मर जाएगा या देर से मर जाएगा. मैं ऐसी बहुत सी बातें सुनती हूँ. इट इज़ नॉट हेल्दी to give in to such pressures. फिर एक और चीज़ आती है वर्क रिलेटेड. काम, दोनों का काम इम्पोर्टेंट है. अगर दोनों काम करते हैं, of course, SN, blood is thicker than water. Yes, it is thicker than water. But then there is no comparison between the two. And both have different, मकसद अलग अलग होता है. पॉइंट इज, अगर कोई काम कर रहा है तो करियर ज़रूरी नहीं है कि वो टॉप प्रायोरिटी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी की टॉप प्रायोरिटी हो. जिसकी टॉप प्रायोरिटी हो उसको चुप करके बिठा देना, मना कर देना, या ये कहना कि बाकी सब तो सही है पर हमारे यहाँ लड़की जो है ना वो शादी के बाद काम नहीं करती. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जो आपके घर की डायनामिक्स है वो शायद आपको उस वक्त हेल्प कर रही हो, बट इसकी क्लैरिटी ज़रूरी है. और लड़की को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए इन चीज़ों के मामले में. कि जैसे ये तो अगर लड़की के काम करने के ऊपर कोई ममानियत होती, रिलीजियसली स्पीकिंग, स्पिरिचुअली स्पीकिंग, तो ये कुरान में होता कि जी वो काम नहीं करेगी. उल्टा कुरान ये कहता है कि औरत की कमाई उसी ने यूज़ करनी है, उसके ऊपर किसी और का हक नहीं है. तो जहाँ रिलीजियस क्लैरिटी हमें मिलती है, हम कल्चर को उसमें मिक्स कर देते हैं. ठीक है, तो बाज़ औक़ात डे टू डे चीज़ों में हमें गाइडेंस तो ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन अपने मामलात को भी देखना चाहिए कि हमारे लिए इस वक्त क्या वर्क कर रहा है. अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जिसको अभी जॉब स्टेबल नहीं हुई है और आपकी शरीक हयात चाह रही है कि वो आपको सपोर्ट करे, तो ये बहुत अच्छी बात है, उसको इनकरेज करना चाहिए. आपको ये खौफ अगर आ रहा है कि ओ पावर डायनामिक चेंज हो जाएगा, तो इस बारे में बात कीजिए, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करने आ रही है, वो आप पे हावी होने नहीं आ रही है. लेकिन ऐसे लोग हैं, again I will come back to some cases that I've dealt with, and वहाँ यही मसला आ रहा था कि पावर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था. पावर स्ट्रगल दो ख़वातीन के बीच में था, सास और बहू के बीच में था, और उसमें जो लड़का है वो बाउंड्री नहीं बना पा रहा था. और वो यही हो रहा था कि जी लड़के की माँ ये कह रही थी कि क्यों वो उसको काम नहीं करने दो, बिकॉज वो तुमसे ज़्यादा कमा जाएगी, वो तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है या डिग्री होल्डर ज़्यादा है, और फिर हम उससे कुछ करवा नहीं पाएंगे, वो हमें सर्व नहीं करेगी. तो ये चीज़ें आपको पहले से तय करनी है. आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते. एक और चीज़ जो आजकल बहुत आम हो गई है और लोग इस पे अलार्म भी नहीं हो रहे, वो ये है कि लोग कहते हैं कि जो लड़का लड़की में दोस्ती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट प्लेटोनिक रिलेशनशिप की बात करें. अगर आपकी बेगम सिक्योर नहीं है, अगर आपकी फियांसे सिक्योर नहीं है, और वो उसको सिक्योर करना आपने है, सो आपका एक्शन ये डिसाइड करेगा कि आप कितना सिक्योर हैं, आप उसको कितना सिक्योर कर सकते हैं. सो इसके ऊपर भी बात होनी होगी. व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप्स कैन यू हैव, व्हाट डू यू डू, हु डू यू टर्न टू. लाइक आप किसके पास जाते हो जब आपको कोई इंटीमेट बात डिस्कस करनी हो आउटसाइड द मैरिज, अपने फियांसे या अपने स्पाउस के अलावा आप किसके पास जाते हो मशवरा लेने मुश्किल चीज़ों का. अगर तो वो ट्रेंड और क्वालिफाइड है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कोई दोस्त है, अगर वो कोई कोलीग हैं, वर्क कोलीग हैं, कोई टीचर हैं, कुछ जो भी हैं, वो क्या क्रेडिबिलिटी है उनकी. बहुत से लोग मुफ्ती से भी और स्पिरिचुअल हीलर से भी मशवरा करते हैं. क्या क्रेडिबिलिटी है उनकी, क्या ये उनका काम है कि वो मैरिटल इश्यूज़ को अच्छे से डील कर सकें, क्या वो सीखे हुए हैं. इफ़ यू गोइंग टू समबडी जो सीखा हुआ नहीं है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज वो अपने तरीके से गाइड करेंगे जो कि आपकी सिचुएशन को शायद सूट ना करें. सो ये भी तय होना ज़रूरी है कि अच्छा अगर हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आप किसके पास जाएंगे, मैं किसके पास जाऊंगी. इसके बारे में बात होना, मुझे लगता है इसके बारे में बात होना ज़रूरी है कि हु इज़ योर ट्रस्ट पर्सन, हु इज़ द गो टू पर्सन. आपके नज़दीक कौन वो गो टू पर्सन है.
हर चीज़ माँ बाप से भी शेयर नहीं हो पाती, राइट? सो हु इज़ योर गो टू पर्सन, ये ज़रूर तय होना चाहिए। फिर एक बड़ी अहम चीज़ देखिए, झगड़े या लड़ाइयाँ या कॉन्फ्लिक्ट्स बचपन से ही हो रहे होते हैं हमारे, कभी हमारे बहन भाइयों के साथ हो रहे होते हैं, कभी हमारे वालिदैन के साथ हो रहे होते हैं, कभी रिश्तेदारों कजन्स के साथ हो रहे होते हैं, कभी दोस्तों में हो रहे होते हैं, दोस्तियाँ टूट जाती हैं, ठीक है? सो एंगेजमेंट के टाइम पे ये ज़रूर तय होना चाहिए कि अगर हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे। रिपेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका रिपेयर का स्टाइल क्या है? हर वक्त एक हीरोइन की तरह रूठ के बैठना अच्छा नहीं है। कौन बार बार रूठ रहा है, क्यों बार बार रूठ रहा है, और फ्रेजाइल ईगो इश्यूज वो भी नहीं होने चाहिए। एक चीज़ जिस पर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, फहद और मेरे मियाँ बात कर जाते हैं, वो है सेक्स एंड इंटीमेसी। यस, प्लीज़ यू कैन आस्क। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ चीज़ें मुश्किल हैं तो आपको वो शेयर करना होगा अपने स्पाउस से कि जी मेरे लिए मुझे ये चीज़ मुश्किल लगती है, आई नीड सम टाइम, आई नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, आई नीड टू बी फिजिकली रेडी। ज़रूर शेयर करें। इंटीमेसी इमोशनल अगर डेवलप हो जाए तो फिजिकल इंटीमेसी में इशू कम आते हैं, राइट? अच्छा, एक और चीज़ जो मैं चाहूँगी कि आप पूछें, आई थिंक ये 8th क्वेश्चन होगा, कि अगर कभी मैं या आप ज़िंदगी में फेलियर का सामना करें, सेटबैक्स आते हैं, काम शुरू किया था और कामयाबी नहीं हुई, फेलियर का सामना किया आपने, तो उस वक्त हम एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करेंगे? व्हाट डज दैट सपोर्ट लुक लाइक, और हाउ विल वी नो कि हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे और क्या बेहतर करना होगा, राइट? कैसा महसूस होगा कि ये मेरे लिए एक अच्छी सपोर्ट है, या मुझे आपसे क्या नीड मेरी क्या होगी आपसे जब मैं फेलियर महसूस करूँ, या आपकी नीड मुझसे क्या होगी जब आप फेलियर महसूस करें? ये भी अच्छा सवाल है पूछने का। और आखिरी सवाल मेरा ख्याल है बोरियत के ऊपर होना चाहिए कि अगर आप बोर महसूस करते हैं तो आप क्या करते हैं, और मैं बोर होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, इस बारे में भी बात होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर डिज़ाइनिंग में ये बात तय हो सके कि जब भी हमें वक्त मिलेगा और हम वक्त क्वालिटी टाइम डिज़ाइन करेंगे तो वो तब नहीं होगा कि जब हम बोर हो जाएं तब हम एक दूसरे की तरफ रुजू करें। What will our life look like in 5 years if everything stays fine? What should we look forward to? और क्या चीज़ें हैं जिसमें हम एक दूसरे की बोरियत ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है? अब मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को अभी बताई है ना, तो अब इसमें एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है वो ये, जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मैं प्री मैरिटल कोचिंग बहुत ज़्यादा पुश करती हूँ या कहती हूँ कि भाई प्री मैरिटल कोचिंग ज़रूर लें अगर आपके जानने वालों में अब बच्चों की शादियाँ सर पे हैं। अच्छा टाइम होता है कि अगर इंगेजमेंट हो गई हो और जिस दिन आपकी इंगेजमेंट हुई हो उस दिन आपने सोच लिया हो कि मैंने अपनी प्री मैरिटल कोचिंग में इन्वेस्ट करना है। 4-5 सेशंस में आपको थॉट वर्क, इमोशनल रेगुलेशन, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है इसके बारे में, और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, कॉन्फिडेंस कैसा है, शादी रिलेटेड चीज़ों में रेडीनेस है नहीं है, ये सब डिसाइड करने में और इसके बारे में अपने आप को आगाह करने में और फिर अच्छे सवाल करने में, प्रोसीड करने में बहुत आसानी हो जाएगी इफ़ यू इन्वेस्ट इन अ प्री मैरिटल कोचिंग प्रोग्राम। जो चीज़ें मैंने आज आपसे शेयर की हैं इनमें से अगर कोई सी 3 चीज़ें भी इस वक्त बात करना इम्पॉसिबल लगे तो ये नहीं है कि ये रेड फ्लैग है और आप अपना रिश्ता ख़त्म कर दें। प्लीज़ फाइंड अ गुड कोच, फाइंड समवन हु इज़ अ ट्रेन्ड रिलेशनशिप कोच मेरी तरह, जो कि आपको हेल्प कर सके इन इस लाइफ के इस हिस्से को नेविगेट करने में। निकाह से पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है, प्री मैरिटल कोचिंग की। यस, आई डू हेल्प कपल्स, बट अगेन उनके रिजेंटमेंट्स और उनके मसले, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स अलग तरह के होते हैं। तो if you feel like you're getting engaged, you're ready to be married, this is something that would really help you, because compatibility कोई वाइब चेक नहीं है, खाली केमिस्ट्री काम नहीं आएगी, and believe me, love is not enough, right? Love is not enough, and so
I would encourage you to reach out to me. मैं एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पे इंशाल्लाह अपलोड करूँगी in the near future. I will always I will talk about it, and I will also um, once it's there मैं announce भी कर दूँगी कि मैं वो वहाँ डाल चुकी हूँ. तो आपने ज़रूर वो वीडियो भी जा करके देखना है. यूट्यूब वीडियो है, it's something that will help you. आप ज़रूर वो दूसरों से भी शेयर कीजिएगा. और आपको अगर इस ट्रेनिंग से कुछ इंसाइट्स मिले हों, कुछ आपको लगा हो कि जी दिस इज़ समथिंग यू नीड टू वर्क ऑन, चाहे आप इंगेज हो चुके हैं, चाहे आपकी शादी हो चुकी है, चाहे आपको बहुत अरसा गुजर चुका है और अब आप you're living like roommates, you can always reach out to me. I will always try to help you from where you are. आपकी जो सिचुएशन है उस लिहाज से आपको एक कस्टमाइज्ड हेल्प की ज़रूरत होगी. मेरे जो कोचिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होते हैं. स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये है कि ये कोई थेरेपी नहीं है, ये कोई वेंटिंग सेशंस नहीं है. इसमें काम होगा आपके माइंडसेट पे. किस तरह का माइंडसेट है आपका? क्या आप अभी तक गलत सही में फंसे हैं, या आप अब आप रेडी हैं टू एक्सपैंड एंड टू एक्सप्लोर what all is possible. And obviously this involves other things as well. Do reach out to me. अगर नहीं समझ में आए कि जी प्री मैरिटल कोचिंग में बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए, बट यू वांट अ स्टार्टिंग पॉइंट, कहीं से तो मैं स्टार्ट करूँ, तो प्लीज़ रीच आउट टू मी. इन द व्हेन यू चेक द लिंक्स इन बायो यू विल सी माय वेब पेज. मेरे वेब पेज पे ऑन गोइंग कोचिंग प्रोग्राम्स का एक टैब है. आप वो टैब क्लिक करके वहाँ से तमाम तफसीलात ले सकते हैं. मेरा कौन सा प्रोग्राम किस तरह का है, कितने सेशंस हैं उसमें काफ़ी डिटेल दी हुई है. इवन अफोर्डेबिलिटी भी मेंशन की हुई है. नाउ जिसको नहीं समझ में आए वो डायरेक्टली इस लिंक को मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ. एक्शन टेकर्स का मेरा लिंक होता है. इस लिंक को डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉल मेरे साथ फर्स्ट सब्सिडाइज सेशन जो है मेरा डिस्काउंटेड सेशन वो बुक कर सकते हैं. एक और चीज़, फ़हद जो फिटरेक्ट के फॉलोअर्स हैं, फ़हद रज़ा के जो फॉलोअर्स हैं, उनको प्री मैरिटल कोचिंग प्रोग्राम अगर वो लेते हैं तो 10% डिस्काउंट फ़हद की वजह से मेरे क्लाइंट्स, मतलब वंस यू बुक दैट कोचिंग विद मी तब उनको वो ऑफ़र होगा. तो प्लीज़ अगर आप फ़हद को फॉलो करते हैं तो ज़रूर मुझे उसका रेफरेंस दीजिएगा व्हेन यू आर साइनिंग अप फॉर द प्री मैरिटल कोचिंग प्रोग्राम. Thank you so much for tuning in today. I hope this was helpful for you. Facebook ये वीडियो कुछ अरसे में उतार देगा, इस वजह से मैं इसको एक और अच्छे तरीके से बग़ैर इसमें जो कन्वर्सेशन थी कमेंट्स की वो बग़ैर डाले मैं YouTube पे आपके लिए इसको प्रॉपरली इस कंटेंट को रेडी करने की कोशिश करूँगी और फिर शेयर करूँगी. आई होप कि इससे मज़ीद लोगों को बेनिफिट होगा. थैंक यू सो मच for being here. I value a lot of you. मेरा जो प्राइवेट फेसबुक ग्रुप है, अगर आप उसमें शामिल नहीं हैं तो प्लीज़ डू एंटर इट. वहाँ पर आपको रूल्स से अबाइड करना होगा, लाइक आपको अग्री करना होगा टू स्टिक विद द रूल्स. दैट्स वेयर द एडमिन असिस्ट विल ऑटोमेटिकली लेट यू इन इफ़ यू आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.